जय हिंद एवरीवन। आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में, जिसे आप सीडीएस के नाम से भी जानते हैं। सीडीएस भारत का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है और कई सारे डिफेंस एस्पिरेंट इस एग्जाम को टारगेट करते हैं। तो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग जानेंगे कि अगर आप सीडीएस एग्जाम को देना चाहते हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, और सबसे मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार दिमाग में आता है कि मेरी हाइट कितनी होना चाहिए अगर मैं सीडीएस के थ्रू इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहता हूं। तो चलिए हम इसको जानना शुरू करते हैं। बट एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि सीडीएस भारत का एक वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है। इसका सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे, बट एक बात आप ध्यान रख लीजिएगा कि एग्जाम वैसा नहीं होता है कि आपने सिर्फ एक महीने की तैयारी करी और आपने सीडीएस को क्रैक कर लिया। आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आपने टारगेट कर लिया है कि आप सीडीएस के थ्रू इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। चलिए हम जानते हैं कि सीडीएस एग्जामिनेशन बेसिकली है क्या। नाम से क्लियर हो जाता है, सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। दैट मींस इस एग्जाम के थ्रू आप इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी तीनों में ही अधिकारी के तौर पर जा सकते हैं। जी हां, आप तीनों ही की ही एकेडमीज के अंदर ट्रेंड होते हैं और आप एक अधिकारी के तौर पर इंडियन आर्मी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन नेवी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स वाई एक बहुत ही बेहतरीन एग्जामिनेशन है। पर हां, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर गर्ल्स सीडीएस का एग्जामिनेशन देती हैं, जो कि गर्ल्स दे सकती हैं, तो वो सिर्फ इंडियन आर्मी को ज्वाइन करती है, वो भी शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सीडीएस एग्जामिनेशन के थ्रू गर्ल्स इंडियन नेवी को या इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकती, आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब ये एग्जामिनेशन कौन बच्चे दे सकते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या होता है, इससे पहले कुछ चीजें हम और जान लेते हैं। यूपीएससी साल में 2 बार सीडीएस का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। इसका मतलब है कि आपके पास 2 मौके होते हैं। इन 2 मौकों के अंदर आप सीडीएस का रिटर्न एग्जामिनेशन जब 2 बार होता है तो आपकी प्रिपरेशन कई अच्छे तरीके से आप करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बिकॉज 2 बार साल में इसका एग्जाम होता है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अगर एक बार आप इस एग्जाम को नहीं भी निकाल पाते तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या गलतियां करी थी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कई एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो कि साल में 1 बार आते हैं, बट ये एग्जाम साल में 2 बार आता है। दैट मीन्स एक साल के अंदर आपको 2 बार चांस मिलता है कि आप सीडीएस एग्जाम को क्रैक कर पाए। अब एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है? ऑब्वियसली यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो बहुत बड़ा एक बोर्ड है हमारे देश का, वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप अलग अलग एकेडमीज के अंदर जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि आर्मी के लिए है। इसके बाद ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के अंदर है, जो कि आर्मी के लिए, बट ये शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए होती है। इसके बाद इंडियन नेवल एकेडमी एजिमिला के अंदर, केरला के अंदर है। और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के अंदर भी आप जा सकते हैं। बट अगेन मैं वही चीज कहूंगा कि जो गर्ल्स हैं, जो महिलाएं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी को ज्वाइन कर सकती हैं सीडीएस एग्जामिनेशन के थ्रू। तो ये एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे अगर हम बात करें कि इसके स्टेजेस क्या होते हैं, सीडीएस के कितने चरण होते हैं, इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप कैसे इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं, तो मेजरली सीडीएस एग्जाम के 3 चरण होते हैं। पहला आपका रिटन पार्ट होता है। रिटन पार्ट के बारे में हमने बात करी है कि साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में नहीं होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जब भी फॉर्म निकलते हैं आपको फॉर्म्स को फिल करना होता है। ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म को फिल करते हैं और उसके बाद ये एग्जामिनेशन अलग अलग सेंटर्स पर ऑफलाइन मोड के अंदर होता है। दैट मींस पेन पेपर मोड के अंदर ये एग्जामिनेशन हो रहा है। आपको मार्किंग करनी होती है, आपको आंसर शीट दी जाती है, आपको मार्किंग करनी होती है। दैट मींस अगर बात की जाए तो ये OLQ एग्जामिनेशन होता है। 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 में से एक ऑप्शंस को आपको टिक करना होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सीडीएस का एग्जामिनेशन ऑनलाइन के अंदर नहीं होता है, ये एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड के अंदर ही होता है। और आपको एक शीट दी जाती है, उस शीट के अंदर, OMR शीट के अंदर आपको अपने आंसर्स को फिल करना पड़ता है। तो ये इस एग्जाम के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया है। अब आगे हम बात करें कि सीडीएस का एग्जामिनेशन कितने दिन का होता है, तो 1 दिन का एग्जामिनेशन है। 1 दिन के अंदर ही आपके सारे पेपर्स हो जाते हैं। अगर आपकी स्कोरिंग अच्छी होती है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे कि मार्किंग कैसे की जाती है, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, बट अगर आप रिटर्न में क्लियर हो जाते हैं, क्लियर होने के बाद आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है, जो कि 5 दिनों का एक प्रोसेस होता है। इंडियन आर्म फोर्सेस को अगर आपको अधिकारी के तौर पर ज्वाइन करना है तो आपको एसएसबी के प्रोसेस से गुजरना ही होगा।
तो ये चीज मैंडेटरी होती है। और जो बच्चे एसएसबी के अंदर रिकमेंड हो जाते हैं उसके बाद उनके मेडिकल्स ऑब्वियसली होते हैं और उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है जो आपके रिटर्न के मार्क्स के बेसिस पे और एसएसबी के मार्क्स के बेसिस के ऊपर कंबाइंड निकलती है। इसीलिए मैं सारे एस्पिरेंट्स को हमेशा बोलता हूं कि आप कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे सिर्फ कट ऑफ निकालना है, कि मैं सिर्फ सीडीएस का कट ऑफ निकाल दूंगा। कट ऑफ निकालने से कुछ नहीं होगा, आपको मेरिट लिस्ट के अंदर नाम लेकर आना है और अगर मेरिट लिस्ट के अंदर नाम लेकर आना है तो आपके रिटर्न के अंदर भी मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए और ऑब्वियसली एसएसबी के अंदर आपके नंबर्स अच्छे खासे होने ही चाहिए। अब आगे अगर हम बात करें इस एग्जामिनेशन के बारे में तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। सारी एकेडमीज के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया लगभग अलग अलग है। जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, अब अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर जाएंगे या फिर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर जाएंगे। जब आप आईएमए के अंदर जाते हैं तो आईएमए के अंदर आपको परमानेंट कमीशन मिलता है और जब आप ओटीए के अंदर जाते हैं तो आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है। दैट मींस गर्ल्स सिर्फ ओटीए ही ज्वाइन कर सकती है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब अगर आपको ओटीए ज्वाइन करना है या आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करनी है तो आपने किसी भी स्ट्रीम के साथ, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम से, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको बीटेक करना जरूरी है या बीएससी करना जरूरी है या आपका आर्ट्स का ही बैकग्राउंड होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने बीटेक कराए, इट्स टोटली फाइन। आपने बीएससी कराए, आपने कॉमर्स के साथ ग्रेजुएशन किया है, बीकॉम किया है, तो भी आप आईएमए को ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज आईएमए और ओटीए दोनों की मैं बात कर रहा हूं, दोनों को ज्वाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है। बट हाँ, क्या मैं एग्जामिनेशन को उस समय दे सकता हूं जब मैं अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर या लास्ट सेम के अंदर हूं? बिल्कुल आप दे सकते हैं। लास्ट सेमेस्टर के अंदर भी आप इस एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। और गर्ल्स भी इस एग्जाम को दे सकती है। मैं बता चुका हूं कि ओटी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर हम आगे बात करें इंडियन नेवल एकेडमी की, जो कि एजिमिला के अंदर है, जो इंडियन नेवी के लिए कैडेट्स को ट्रेन करती है। अगर आपको आईएनए ज्वाइन करना है, इंडियन नेवल एकेडमी ज्वाइन करना है, तो आपकी इंजीनियरिंग के अंदर डिग्री होना कंपलसरी। दैट मींस आपने बीई या बीटेक करा हुआ होगा, तभी आप इंडियन नेवल एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आपने बीकॉम करा है या अगर आपने कोई दूसरी डिग्री ली है जो कि नॉन साइंस बैकग्राउंड से है, तो आप इंडियन नेवल एकेडमी को, दैट मींस इंडियन नेवी को, एज एन ऑफिसर सीडीएस के थ्रू ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। अब आगे हम बात करते हैं एयरफोर्स एकेडमी की। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी को अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल। अब देखिए, इसमें बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपके पास नॉन साइंस बैकग्राउंड की भी कोई डिग्री है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो भी आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं सीडीएस के थ्रू। बट इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि आपका 10+2 फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ होना चाहिए। मतलब आपके 12th के अंदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन साइंस में नहीं भी है तो भी आप एयरफोर्स को ज्वाइन कर लेंगे, बट ये चीज मैंडेटरी है कि आपका 10+2 फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ होना चाहिए, या तो फिर और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या तो फिर आपने बीटेक करा हो, बी करा हो, तो आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एजुकेशन का क्राइटेरिया होता है सीडीएस एग्जामिनेशन को देने के लिए। आपने देख लिया है, सारी चीजें यहां पर मैंने लिखी है। अब आते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ, एज की तरफ। तो देखिए, एज की तरफ मैं रफली आपको आइडिया दे देता हूं कि अगर आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करनी है तो आपकी उम्र 19 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। इंडियन नेवल एकेडमी ज्वाइन करनी है तो भी 19 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन करनी है तो 20 से 24 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। बट अगर आप ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, दैट मींस आप ओटीए ज्वाइन करना चाहते हैं, ओटीए को गर्ल्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और बॉयज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब ओटीए अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 19 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। मतलब ओटीए के लिए 1 साल आपको ज्यादा मिल जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जिन कैंडिडेट्स की उम्र थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, 24 साल से ज्यादा हो जाती है, जो आईएमए के लिए एलिजिबल नहीं होते, वो ओटीए के लिए फिर एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये एक क्राइटेरिया उम्र का मैंने आपको बता दिया है। अब हम आगे बात करें कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं, पेपर का पैटर्न क्या है, क्या होता है। तो देखिए, अगर आप परमानेंट कमीशन लेना चाहते हैं, दैट मींस अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन नेवल एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं या एयरफोर्स एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको 3 पेपर्स देने पड़ते हैं। 3 पेपर्स कौन से? पहला पेपर आपका होता है इंग्लिश का, जिसमें 120 क्वेश्चन होते हैं और उसमें टोटल नंबर होते हैं 100। दूसरा पेपर यहां पर होता है जनरल नॉलेज का, जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे और उसके भी कितने नंबर होंगे? 100 नंबर होते हैं। और तीसरा पेपर जो यहां पर ओटीए वालों को नहीं देना पड़ता है, वो होता है आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और ये 100 नंबर के होते हैं। दैट मीन्स अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी
इंडियन नेवल एकेडमी या एयरफोर्स एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं परमानेंट कमीशन के साथ, तो फिर आपको मैथमेटिक्स का पेपर देना कंपलसरी है, मैथमेटिक्स का पेपर देना पड़ेगा। अब ये जो पेपर है मैथमेटिक्स का, ये गर्ल्स नहीं देती। क्यों गर्ल्स नहीं देती? बिकॉज गर्ल्स तो नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, आई में ज्वाइन नहीं कर सकती है। गर्ल्स के लिए और साथ ही साथ जो लड़के भी केवल ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब ओटीए ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है कि उनके सिर्फ 2 पेपर होते हैं। एक इंग्लिश का होता है, दूसरा आपका होता है जनरल नॉलेज का पेपर, मतलब जीके का पेपर आप इसको कह सकते हैं, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मतलब आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसके अलावा आप बात करें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी की सारी चीजें आ जाती, करंट अफेयर्स के अंदर आ जाते हैं। अब यहां पर एक बात होती है कि कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं होता है, वो कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या मैथ उनका अच्छा नहीं होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा फायदा होता है कि वो ओटीए वाले पेपर को दे सकते हैं। दैट मींस ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यहां पर फायदा ये कि आपको सिर्फ इंग्लिश का और जनरल नॉलेज का पेपर ही देना है, बाकी आपको मैथ्स का पेपर यहां पर नहीं देना पड़ता है। तो ये इस तरीके का आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न यहां पर होता है। आपको ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, मैंने आपको एजुकेशन का क्राइटेरिया भी बता दिया है। यहां पर हमने देख लिया कि अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको मैथ्स वाला पेपर इंक्लूड हो जाएगा। और यहां पर हमने बात करी कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए आपको मैथ्स का पेपर नहीं देना पड़ता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सिलेबस की बात करें तो सीडीएस का जो सिलेबस है वो काफी बड़ा है, मतलब आपको चाहे आप आईएमए के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप इंडियन नेवल एकेडमी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप ओटीए की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आपको काफी बड़े सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करें कि जो बच्चे आईएमए, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको मैथमेटिक्स का पेपर भी देना पड़ता है। मैथमेटिक्स के पेपर के अंदर रफली कुछ टॉपिक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं जिनका वेटेज काफी ज्यादा रहता है, बिकॉज अभी जो सीडीएस का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें ऐसा लगा कि यूपीएससी ने कई सारे चेंजेस किए। मतलब अब वो बात नहीं रह गई कि आपने थोड़े समय पढ़ा और आप इस एग्जाम को क्रैक कर देंगे, नहीं, अब इस एग्जाम के लिए आपको बहुत जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि हाँ, अब जो सीडीएस का एग्जाम है उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता आपकी आपने बस थोड़ी बहुत मेहनत करी है और आपने सीडीएस का एग्जाम क्रैक कर लिया, जो कि पहले शायद होता था, क्योंकि उस समय पर पेपर थोड़ा सा आसान आता था। बट अभी का जो पेपर आया उसको देख के समझ में आ गया कि अब लेवल और ज्यादा बढ़ने वाला है। अब एक हम बात करें यहां पर मैथमेटिक्स की, तो देखिए मैथमेटिक्स के अंदर आपका अर्थमेटिक, अलजेब्रा, टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, इसको आपको कवर करना होगा, इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा बिकॉज इसका वेटेज एग्जामिनेशन के अंदर काफी ज्यादा है। आगे हम बात करें इंग्लिश के पेपर की, तो इंग्लिश के अंदर क्या होता है, इंग्लिश की जब हम बात करते हैं, इंग्लिश का आप सब जानते हैं सेपरेट पेपर हो रहा है। ये देखिए, चाहे आप ओटी के लिए पेपर देते तो इंग्लिश का एक सेपरेट पेपर हो रहा है, 120 क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम मार्क्स कितने, यहां पर 100 मार्क्स से। सेम चीज हो रही है अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी के लिए भी देते तो इंग्लिश का एक सेपरेट पेपर हो रहा है। अब देखो, किसी सब्जेक्ट का सेपरेट पेपर हो रहा है, दैट मींस आपको सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। अब सेक्शनल कट ऑफ की अगर मैं बात करूं ना, तो तीनों पेपर्स के अंदर आपको सेक्शनल कट ऑफ भी निकालना पड़ता है, जो 20 से 25 इतना तकरीबन जाता है ना। तो ये 20 से 25% की बात कर रहा हूं, इतना तकरीबन जाता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि सेक्शनल कट ऑफ तो निकालना ही है आपको, क्योंकि अगर आपने सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकाला तो फिर आप नहीं एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, आपका रिटर्न पार्ट क्रैक नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने मैथ्स के अंदर तो सारे क्वेश्चंस कर दिए बट इंग्लिश के अंदर आपने 10 ही क्वेश्चंस करे, तो ऐसा नहीं होगा कि आप पास हो जाएंगे। नहीं, आपको सेक्शनल कट ऑफ भी निकालना पड़ता है हर पेपर का, ये समझिएगा आप। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर जो जनरल नॉलेज है, उस जनरल नॉलेज के अंदर ये जो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं हमारे, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, क्या इनका भी अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ होता है क्या? तो नहीं, इनका अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। सिर्फ जो आपका जनरल नॉलेज का पेपर है उसका एक मिला के सेक्शनल कट ऑफ है, जो 20 to 25% के इन बिटवीन रहता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आगे हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, इंग्लिश के बारे में। देखिए, इंग्लिश का एक सेपरेट पेपर हो रहा है, इंग्लिश को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आगे कुछ वीडियोस आएंगे जिसमें बताया जाएगा कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए सीडीएस एग्जाम के लिए। अभी मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर देता हूं कि इंग्लिश के अंदर मेजरली क्या होते हैं। आपके बेसिक ग्रामर्स पूछी जाती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछा जाएगा, एरर स्पॉटिंग, पैराजंबल, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड्स, इडियम एंड फ्रेजेस, तो ये सारी चीजें आती है जो लगभग इंग्लिश के हर पेपर के अंदर, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप जब देते हैं और उसमें अगर इंग्लिश का पेपर है तो जो सिलेबस होता है वो मिलता जुलता सिलेबस इसके अंदर रहता है। बट एक पॉइंट याद रखिएगा, इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश में आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी है, आपकी वोकैब का नॉलेज बहुत अच्छा है, तो आप इंग्लिश के पेपर को बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें जनरल नॉलेज के बारे में, तो देखिए जनरल नॉलेज में साइंस भी आपका आता है और जनरल स्टडीज के भी सारे पेपर आ रहे हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें साइंस के अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों के ही प्रश्न पूछे जाते हैं।
अच्छा खासा वेटेज है साइंस का, आप सब जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो साइंस का वेटेज काफी अच्छा ज्यादा है, अच्छा खासा है। इसके बाद हम बात करें जनरल स्टडीज की, तो जनरल स्टडीज में आपका जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, अभी जो सीडीएस का पेपर आया था उसमें इकोनॉमिक्स का वेटेज बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था, और बहुत अच्छे प्रश्न पूछे थे। मतलब ये नहीं था कि आपने स्टैटिकली कुछ रट लिया है तो आप उस पेपर के क्वेश्चंस को दे पाएंगे, नहीं, आपको इकोनॉमिक्स की समझ होनी चाहिए। अगर आपने समझा है बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमिक्स, तो ही आप उसके आंसर्स को दे सकते थे। वैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो इस बार जो पेपर हमने देखा था हिस्ट्री का, हिस्ट्री भी काफी इन डेप्थ पूछी जाती है। अब ये नहीं होगा कि आपने किसी छोटी सी बुक को ले लिया और उस बुक को आपने पढ़ लिया, स्टैटिकल डेटा पढ़ लिया और आपने आंसर दे दिया, नहीं, ये नहीं हो सकता। आपको डिटेल में चीजें पढ़नी पड़ेगी। देखिए क्या होता है ना, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे पेपर का लेवल भी टफ होता जाता है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी और अपनी प्रिपरेशन को भी आपको उसी हिसाब से बूस्ट करना पड़ेगा। आगे हम बात करें इकोनॉमिक्स की और पॉलिटी की, दोनों ही सब्जेक्ट का वेटेज बहुत अच्छा खासा होता है, बहुत ज्यादा होता है। इनको भी आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बिकॉज इनको पढ़ना जरूरी है। पॉलिटी के कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बड़े आसान से होते हैं, वो आपको नंबर दिला जाते हैं, और इकोनॉमिक्स के अंदर आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का वेटेज काफी ज्यादा होता है, लगभग आप मान के चलिएगा कि 15 से 20 क्वेश्चंस के बीच में, कई बार इतने क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन के अंदर करंट अफेयर से आपके आ जाते हैं, लगभग 10 तो आते ही हैं, इतना तो तय होता है। तो करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना है, लगातार आप रोज न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज का एनालिसिस करिए। इसके अलावा बैचेस के अंदर आपको जो करंट अफेयर्स पढ़ाए जाते हैं उसके थ्रू भी आप अपने नॉलेज को और इनहेंस कर सकते हैं, बिकॉज ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। और करंट अफेयर्स का जो फायदा है वो आपको सिर्फ एग्जाम पार्ट में नहीं, आपको एसएसबी के अंदर भी मिल जाता है, क्योंकि प्रॉपरली पता होना चाहिए कि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो सीडीएस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफेंस की न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, गवर्नमेंट की कुछ जो स्कीम्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर अगर हमारी कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई पैक्ट साइन किया है, कोई डिफेंस डील साइन करी, तो वो न्यूज काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो एक टारगेटेड स्टडी के साथ आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हैं। अब एक सवाल कई बच्चों के मन में घूमता है कि सर मेरी उम्र तो समझ में आ गई है, इतनी है, पर मेरी हाइट कितनी होनी चाहिए? तो देखिए यहां पर मैं सीधा सीधा आपको बताऊंगा कि जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड है आर्मी के लिए, दैट इज 157.7 cm। इसके अलावा अगर हम एयरफोर्स एकेडमी के लिए बात करें मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो ये है 162.5 cm। और अगर हम बात करें यहां पर इंडियन नेवल एकेडमी के लिए, तो ये है 157 cm फॉर इंडियन नेवल एकेडमी। और वहीं पर अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के लिए जो मिनिमम हाइट का क्राइटेरिया है दैट इज 152 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इतना हाइट भी अगर आपका है, अगर आपकी हाइट 157.5 भी है, कोई गर्ल है उस गर्ल की हाइट अगर 152 सेंटीमीटर भी है, तो भी वो सीडीएस एग्जामिनेशन को दे सकती है। तो ये सीडीएस एग्जामिनेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी, गर्ल्स इस एग्जाम को दे सकती हैं। अगर आप अपने ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर या फाइनल ईयर के अंदर है तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। आपने अगर कॉमर्स से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो भी आप सीडीएस दे सकते हैं, आपने आर्ट्स से किया तो भी आप सीडीएस दे सकते हैं। बट एक बात याद रखिएगा, आपका अनमैरिड होना यहां पर जरूरी है, मैरिड नहीं दे सकते, अनमैरिड होना आपका जरूरी है। चलिए, तो ये सीडीएस एग्जामिनेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी। मैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ फिर से मिल जुड़ता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।